फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूँ आपकी अपनी क्लासेस ई स्टार क्लासेस के अंदर। ठीक है, आज मैडम हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस। इससे पहले आपको इंग्लिश और मैथ की क्लासेस प्रोवाइड है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं साइंस। क्लास 10th की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज का जो लेक्चर रहेगा वो बेसिक साइंस के ऊपर रहेगा। ठीक है, बेसिक साइंस के ऊपर रहेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जिसके अंदर बहुत कंफ्यूजन होती है सबको। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अपने बात करते हैं साइंस। भी साइंस है क्या? साइंस साइंस हिंदी बोलते हैं इसको विज्ञान। ठीक है, विज्ञान साइंस। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसका जो साइंस शब्द है वो कहाँ से आया उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले अपने क्या देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन देखो, इसकी डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा है कि पर्यावरण के सुव्यवस्थित अध्ययन को पर्यावरण के सुव्यवस्थित अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है वो देखो क्या है कि तथ्यों के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन, पहली परिभाषा है कि पर्यावरण के सुव्यवस्थित अध्ययन को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरी डेफिनेशन है वो क्या है कि तथ्यों के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। पहली क्या है? सुव्यवस्थित अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। देखो, अर्थ दोनों का क्या है? एक, मतलब अर्थ एक है, सिस्टेमेटिक। तो अपने क्या बोल सकते हैं कि साइंस इज ए सिस्टेमेटिक स्टडी, यानी जो विज्ञान क्या है, एक सुव्यवस्थित अध्ययन क्या है? विज्ञान है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज मैं आशा करता हूँ। अब देखिए, अब इसके साइंस के मीनिंग पर चलते हैं। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ है जो है सेंटिना या सेंटिया। सेंटिया, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना या ज्ञान, लिख सकते हैं टू नाउ। ठीक है, साइंस क्या है? साइंस की परिभाषा क्या है? विज्ञान क्या है? पर्यावरण के सुव्यवस्थित अध्ययन को। ठीक है, पर्यावरण पता है हमारे चारों ओर का वातावरण, हमारे चारों ओर का वातावरण क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, हमारे चारों ओर का वातावरण पर्यावरण कहलाता है, और पर्यावरण का सुव्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट जो ये फर्स्ट डेफिनेशन है, ये सेकंड डेफिनेशन है। दोनों में से कोई भी याद कर लो, मीनिंग सबका दोनों का क्या है? सेम है, लेकिन क्या बोलने में क्या अलग अलग है। देखिए, दूसरी परिभाषा है कि तथ्यों का क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड या फिर कह सकते हैं लैटिन शब्द से हुई है। जो लैटिन शब्द है उसका नाम क्या है? सेंटिया। ठीक है, सेंटिया का अर्थ क्या है? टू नाउ, यानी जानना। सेंटिया शब्द का अर्थ है टू नाउ, यानी जानना। ठीक है, अब देखिए फादर ऑफ साइंस कौन है, यानी विज्ञान के जनक। फादर ऑफ साइंस, ठीक है, यानी जनक, विज्ञान के जनक। तो फादर ऑफ साइंस कौन है? आपने नाम सुना होगा, गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो गैलीली। ठीक है, ठीक है, गैलीलियो गैलीली।
आया समझ में? ठीक है, अब उसके बाद में चर्चा करते हैं कि जो साइंस क्या है, जो पर्यावरण का सुव्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक शब्द साइंटिया से, जिसका अर्थ क्या है? टू नाउ। अब आपने देखा होगा कि साइंस के अंदर जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो सारी ग्रीक वर्ड के अंदर है, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर है। तो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर क्यों है? क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज या जो लैटिन भाषा है वो क्या है? एक मृत भाषा है, यानी डेड लैंग्वेज है। यहाँ पे लिख देते हैं, दिख रहा होगा आपको भाषा है कि ग्रीक शब्द है यानी लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा मृत भाषा है। अब इस मृत भाषा का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि इसके एक शब्द का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, फिर वो चाहे संसार के किसी भी कोने में चले जाओ, इसके एक शब्द का अर्थ सिर्फ क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, आई समझ में? ठीक है, अब देखिए, अब अपने जो स्टार्ट कर रहे हैं वो देखिए क्या है। साइंस थोड़ा नोट डाउन करना है तो आप कर लीजिए। ठीक है, कर लिया होगा, ये देखिए। उसके बाद में अब बात करते हैं साइंस की ब्रांचेस, यानी साइंस की जो शाखाएं हैं उनकी बात करते हैं। साइंस की ब्रांचेस अलग अलग हैं, अपने जो पढ़ेंगे मैं वो ही बताऊंगा। ठीक है, वैसे मैं बता दूंगा और कौन कौन सी शाखाएं हैं, बहुत सी शाखाएं हैं। ये देखिए, अपने 4 शाखाएं बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर पहले लिख लेते हैं अपने रसायन विज्ञान, यानी केमिस्ट्री। दूसरी लिख लेते हैं भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। ये सारे लैटिन वर्ड्स हैं। ठीक है, तीसरा है जीव विज्ञान, इसे बोलते हैं बायोलॉजी। और चौथा है मैथ, जिसे बोलते हैं बेटा गणित। ठीक है, और जिसकी ब्रांचेस देखें तो देखो, जैसे जियोग्राफी, भूगोल, ठीक है, और साइकोलॉजी, ठीक है, और भी जो ब्रांचेस है वो साइंस की है। अपने बात करेंगे इन सब के बारे में, बात करेंगे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। मैं आपको इन तीनों के बारे में बताऊंगा, इन सब के बारे में आपको पता होगा। मैथ आपकी चल रही है, प्रेम सर बहुत ही अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। ये मेरे को आशा है कि आपको मैथ के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और इंग्लिश के अंदर भी नहीं होगी, और साइंस के अंदर अब मैं नहीं रहने दूंगा। ठीक है, तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। इनका थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, मैथ थोड़ा लेते हैं, थोड़ा लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, किसकी बात करें बोलो? बायोलॉजी की बात कर लेते हैं, क्योंकि अपने बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी शब्द नाम दिया, एक तो वैज्ञानिक था लेमार्क, और दूसरा था ट्रेविरेनस।
ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या नाम दिया, बायोलॉजी नाम दिया। अब बायोलॉजी है बायोलॉजी है जो दो अक्षर से बना है, एक तो बना है बायोस और दूसरा बना है लॉजस। बायोस का अर्थ होता है जीव और लॉजस का अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है, तो बन गया जीवों का अध्ययन। ये आगे फर्दर दो भागों में डिवाइड होता है, दो में कॉमनली दो में करते हैं, लेकिन आगे बहुत होता है, अपनी दो में करते हैं क्योंकि अपने पास दो ही है। एक होता है जंतु विज्ञान और दूसरा होता है वनस्पति ठीक है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी बता देते आपको एरिस्टो। ठीक है, जंतु विज्ञान का अरिस्टो और जो वनस्पति विज्ञान का है इसका नाम है थियोफ्रास्ट। ठीक है, आगे हम सुन रहे हैं। अब देखिए इसकी बात करते हैं, तो एक लैटिन शब्द है, ठीक है, लैटिन शब्द है कीमिया। ठीक है, मिस्र नाम सुना होगा आपने, मिस्र है जो, उसके अंदर कीमिया को बोलते हैं काली मिट्टी। इससे शब्द की उत्पत्ति हुई है केमिस्ट्री की। फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी जनक कौन है, लेवोइजियर। देख लेना में सही है, लेवोइजियर। फिजिक्स लैटिन शब्द फूसियस, जिसका अर्थ क्या होता है नेचर यानी प्रकृति। ठीक है, तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति क्या हुई है, लैटिन शब्द फूसियस, जिसका अर्थ क्या होता है बेटा नेचर, क्या होता है प्रकृति। ठीक है, आगे समझे। ठीक है, अब अपने स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है क्या नाम है, उस टॉपिक का नाम है लिविंग और नॉन लिविंग कॉन्सेप्ट। लिविंग और नॉन लिविंग कॉन्सेप्ट का मतलब कि हम आपको बताएंगे सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। कॉमनली आपको पता होगा, लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत से डाउट होते हैं जो अपने आज क्लियर करने आए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम रहा तो अपने जो सिक्स्थ लेसन है 10th की एनसीईआरटी का, वो स्टार्ट कर लेते हैं। बायो प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। उसके अंदर जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ लिविंग और नॉन लिविंग यानी सजीव और निर्जीव, वो वहीं से ही उठाया गया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको सभी टॉपिक थोड़े डिटेल में कराऊंगा ताकि 10th के प्लस में आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको क्या करें, उससे हेल्प मिले। ठीक है, आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। स्टार्ट करें सजीव और निर्जीव। स्टार्ट करें सजीव और निर्जीव। डेफिनेशन तो आपकी जो डेफिनेशन है, वे जीव या वे पदार्थ या वे वस्तुएं या वो थिंग जो क्या करती है, जिसके अंदर रेस्पिरेशन होता है, ग्रोथ होती है, और क्या होता है मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचय होता है, उत्सर्जन होता है, जनन होता है, वो सब क्या है लिविंग थिंग्स है। लेकिन ये ठीक है, लेकिन आज हम देखना चाहेंगे भी लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर ये तो ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सही है या गलत। ठीक है, बेसिकली सही है, क्योंकि जैसे अपने वो देखेंगे भी उस फीचर पे गौर करेंगे जो परिभाषित कर सके भी हाँ ये क्या है लिविंग ही है, यानी ये क्या है संजीव ही है, ये निर्जीव नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए संजीव और निर्जीव, इसकी कोई सीधी डेफिनेशन नहीं है। इसके अंदर अपने 4 टॉपिक पढ़ेंगे, 4 टॉपिक यानी 4 विषयों पर चर्चा करेंगे।
जिसके आधार पर हम लास्ट में जो अंतिम निष्कर्ष निकालेंगे सजीव और निर्जीव कौन होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है उसका नाम है वृद्धि, दूसरा है जनन, तीसरा क्या है उपापचय, और चौथा क्या है उद्दीपन या चेतना, उद्दीपन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। ठीक है, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ के ऊपर। ठीक है, ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए ग्रोथ दो टाइप की होती है, यानी दो प्रकार की होती है ग्रोथ। पहली होती है पादप ग्रोथ, यानी पादप वृद्धि, प्लांट ग्रोथ, और दूसरी होती है जंतु वृद्धि। ठीक है, अब देखिए जंतु वृद्धि और पादप वृद्धि के अंतर क्या है। एक तो क्या है ये लोकलाइज है, लोकलाइज। ठीक है, और ये क्या है यूनिफॉर्म। इसका बताते हैं अर्थ क्या होता है लोकलाइज। लोकलाइज का अर्थ होता है कि देखिए आपने देखा होगा पहले प्लांट के अंदर क्या होती है शीर्षस्थ वृद्धि होती है, और उसके बाद में क्या होती है पार्श्व वृद्धि होती है। यानी पहले आपने देखा होगा अगर आपके कोई प्लांट है आपके घर में, तो पहले वो क्या होगा लंबा बड़ा होगा, यानी पहले लंबा हुआ होगा और उसके बाद में फिर उसकी क्या होगी चौड़ाई हुई होगी। ये क्या होती है लोकलाइज ग्रोथ। ठीक है, और यूनिफॉर्म ग्रोथ क्या होती है। अब आप देखिए जैसे अपनी अपनी वृद्धि हुई है तो अपने से थोड़े ना पहले लंबे हुए उसके बाद में चौड़े हुए। ठीक है, यानी अपनी ग्रोथ क्या है यूनिफॉर्म है, यानी अपने देखो ये आंगली ऐसे नहीं, ये पहले लंबी हुई उसके बाद में क्या हुई थोड़ी चौड़ी हुई या मोटी हुई, ऐसा नहीं हुआ। ये क्या हुआ एक यूनिफॉर्म ही यूनिफॉर्म तरीके से क्या हुई है इसके अंदर ग्रोथ हुई है। ठीक है, दूसरा है ये क्या है लिमिटेड नहीं है, ये क्या है अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, और ये क्या है लिमिटेड। इसका अर्थ क्या है कि ये जीवन पर्याप्त चलती है, जीवन पर्याप्त चलती है। ठीक है, और ये क्या एक निश्चित समय तक, एक निश्चित समय तक। ठीक है, ये क्या चलती है जीवन पर्याप्त, और ये क्या चलती है निश्चित। ये क्या होती है लोकलाइज यानी चलित या चलो ये क्या होती है लोकलाइज। लोकलाइज का मतलब आपको पता चल गया होगा, यानी लोकलाइज यानी ये क्या होती है पहले एक टाइप की ग्रोथ होती है फिर दूसरे टाइप की ग्रोथ होती है। यूनिफॉर्म देखिए यूनिफॉर्म के अंदर ऐसा तो है नहीं, जैसे एग्जांपल कोई भी ले लीजिए अपने शरीर के अंदर। ठीक है, अपने बालों का ले लीजिए, ऐसे तो है नहीं पहले बड़े होते हैं फिर ये मोटे होते हैं। ठीक है, जैसा होता है शुरुआत से वैसा ही होता है। ठीक है, आया होगा समझ में। अब देखिए आपने दो प्रकार के जीव पढ़े होंगे, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर यानी एक कोशिक और मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिक। अब अपने उन पे बात करते हैं, उनके अंदर ग्रोथ कैसे होती है। प्लांट के अंदर ग्रोथ समझ में आई। प्लांट के अंदर ग्रोथ कौन सी होती है अनलिमिटेड और लोकलाइज यानी जीवन पर्याप्त चलती है जो कभी रुकती नहीं, और लोकलाइज यानी पहले एक प्रकार की होगी फिर दूसरे प्रकार की होगी। यूनिफॉर्म और एनिमल्स के अंदर जंतुओं के अंदर क्या होता है कि पहले क्या होगा एनिमल्स के अंदर पहले क्या होगा पहले कुछ नहीं होगा, जैसा होगा एक बार में ही होगा। ठीक है, और दूसरा है लिमिटेड, ये क्या है एक निश्चित समय तक होती है। इतना समझ आया होगा। उसके बाद में थोड़ा नोट डाउन करना कर लीजिए, वैसे तो आपने 4-7 में कर लिया होगा, इतना फास्ट भी नहीं हुआ। आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट उसके अंदर। उसके बाद में अपने नेक्स्ट टॉपिक में न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर पहले फर्स्ट डे प्लांट कर लेंगे, सेकंड डे क्या कर लेंगे एनिमल कर लेंगे, या फिर दोनों को एक दिन में निपटा लेंगे। ठीक है, अब देखिए ग्रोथ। उसके बाद अपने पढ़ना है एक कोशिक जीव, और दूसरा है बहुकोशिक
जी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोशिक जीव है, उनके अंदर जो वृद्धि होती है वो किसके द्वारा होती है? कोशिका विभाजन के द्वारा। ठीक है। और जो बहुकोशिक या मल्टीसेलुलर है, उनके अंदर भी ग्रोथ किसके द्वारा होती है? कोशिका विभाजन के द्वारा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखिए। इसके अंदर जो कोशिका विभाजन होगा उसके अंदर देखिए, इनके एग्जाम्पल पता है आपको? इसका एग्जाम्पल बता देते हैं, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक, अमीबा और पैरामीशियम। इसके अंदर आपको पता है मानव, थोड़ा सा जंतु नहीं लिख सकते, मानव ही लिखते, मानव और पादप। अब देखिए इसके अंदर कोशिका विभाजन के अंदर क्या होगा? कोशिका विभाजन होगा, इसके अंदर वृद्धि भी होगी कोशिका विभाजन के दौरान, और क्या होगा? जनन भी होगा। जनन आपको पता है कैसे होगा? अमीबा में कौन सी विधि पाई जाती है जनन की? बताइए जल्दी से, कौन सी विधि पाई जाती है? बताइए कौन सी विधि पाई जाती है? द्विखंडन या द्विविभाजन। ठीक है, ठीक है, द्विखंडन और द्विविभाजन। ठीक है, तो वृद्धि और जनन, और इसके अंदर कोशिका विभाजन से क्या होती है? सिर्फ वृद्धि होती है। ये तो हो गया लिविंग के अंदर ग्रोथ का फीचर। ठीक है, अब अपने बात करते हैं नॉन लिविंग के अंदर। नॉन लिविंग के अंदर बात करते हैं, तो देखिए नॉन लिविंग, अब देखिए क्या है नॉन लिविंग, यानी निर्जीव के अंदर बात करते हैं अपने। पहले किसके अंदर बात की? संजीव के अंदर। इनके अंदर भी ग्रोथ होती है, लेकिन इनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो किसके कारण होती है? डिपोजिशन यानी जमाव के कारण क्या होती है? ग्रोथ होती है। जिनके अंदर ग्रोथ होती है वो किसके कारण होती है? डिपोजिशन यानी जमाव के कारण ग्रोथ होती है। जैसे कि एक रेत का टिकला है, उसके ऊपर आया, थोड़ा जमाव हुआ, रेत का टिकला बड़ा हो गया। ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। ठीक है, आए समझे? यानी एक स्थान पे पहले इतना था, इसके ऊपर जमाव हुआ तो कितना हो गया? इतना बड़ा हो गया। ये हो गया लिविंग। नॉन लिविंग के अंदर, यानी नॉन लिविंग के अंदर भी क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है, लेकिन किसके द्वारा हो रही है? जमाव के कारण। ठीक है, अब देखिए ग्रोथ के बारे में। एक ग्रोथ का खुद का एक फीचर है, वृद्धि किसे कहते हैं? तो अपने वृद्धि उससे ही बोलेंगे जो क्या होगी? अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब जो सिर्फ एक दिशा में होता है, यानी अगर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय यानी अभी देखिए, अगर वृद्धि क्या होगी? अनुत्क्रमणीय होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वृद्धि बोलेंगे। ठीक है, अनुत्क्रमणीय क्या होगी? वृद्धि होगी। तो अब इतना समझ में आया। तो अब अपने लिख सकते हैं ग्रोथ के बारे में कि वृद्धि संजीवों का लक्षण है, बट परिभाषित करने वाला लक्षण नहीं है। ठीक है, आगे समझ में दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब देखिए उसके बाद में फर्स्ट टॉपिक क्लियर है? बताइए, फर्स्ट टॉपिक क्लियर है आपका? वृद्धि क्लियर होगा सबका, आई होप। अब जो नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन यानी जनन। अब देखिए जनन किस प्रकार जीवों का लक्षण है। नोट डाउन करना है तो कर सकता है, एनीवे। ठीक है, अगर कोई नोट डाउन करना चाहता है तो कर सकता है। कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेके
नोट्स बनाइए खुद, एनसीईआरटी पढ़िए, खुश रहिए। सेकंड टॉपिक देखिए, अब बात करते हैं, ये क्लियर है सबका, टिक करते हैं इसके ऊपर, क्लियर, ठीक है, डबल टिक कर दिया, दूसरे ट्रिपल टिक हो गया। अब बात करते हैं जनन की, यानी जनन क्या है, जनन की परिभाषा सबको पता होगी, क्या होती है जनन की परिभाषा, होती है क्या होती है कि जीवों की या जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रक्रम को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। कि स्पीशीज की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रक्रम को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जाति और स्पीशीज अर्थ सेम है, स्पीशीज को क्या बोलते हैं जाति, और जाति को क्या बोलते हैं स्पीशीज, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो जनन की परिभाषा लिख देते हैं, थोड़ा यहाँ से इसको जनन हल्का फुल्का टॉपिक है लेकिन कंफ्यूज बहुत करता है। जनन क्या है, जनन, अब देखिए जनन क्या है, क्या होता है जनन, आपको बताइए, डेफिनेशन अभी याद होगी, जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रक्रम को जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रक्रम को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। अब देखिए डिफाइनिंग, मतलब अपने परिभाषित करने वाला फीचर है या नहीं, डिफाइनिंग फीचर है या नहीं। तो देखिए जनन दो प्रकार का पढ़ा आपने, लैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन, इंग्लिश में पता होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, युग्मकों का संलयन नहीं होता, और इसके अंदर युग्मकों का संलयन होता है, युग्मकों का संलयन नहीं होता और युग्मकों का संलयन होता है। इसका एग्जाम्पल पता है, पता होंगे, क्यों नहीं पता होंगे, 6th क्लास से पढ़ रहे हैं इसके एग्जाम्पल, और पैरामीशन पढ़ा है ना 6th क्लास से। इसके अंदर क्या होता है, इनके अंदर अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन के जो प्रकार है उनके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा आपको, आपने कौन कौन से पढ़े हैं। एक पढ़ा होगा आपने मुकुलन, बहुखंडन, द्विखंडन। अब देखिए लैंगिक जनन किसके अंदर होता है, ये लगभग जैसे मानव के अंदर होता है, पादप के अंदर होता है, ठीक है। इसके अंदर नर और युग्मकों का संलयन होता है, नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया, ये देखिए लिविंग फीचर है। अब देखिए, अब अपने बात करते हैं कि आपने सुना होगा खच्चर, खच्चर नाम सुना है, और हनी भी यानी मधुमक्खी का नाम भी सुना है। उसके अंदर जो सैनिक होते हैं वो क्या नहीं करते, जनन नहीं करते। जनन नहीं करते, सुना होगा ना, सुना होगा कि जो मधुमक्खी है उसके अंदर होता है 4 क्वालिटी होती है इसके अंदर, एक होती है रानी,
एक होता है ड्रोन, एक होता है सैनिक। जो सैनिक होता है वो क्या करता है, वो क्या नहीं करता। जो सैनिक होता है, रनिंग, ड्रोन और सैनिक, और जो सैनिक होता है वो क्या नहीं करता, जनन नहीं करता। लेकिन वो क्या, लिविंग तो है। जन नहीं करता तो क्या है, पर वो क्या है, लिविंग है ना। लिविंग बताइए, लिविंग तो है, जन नहीं करता लेकिन लिविंग है। ठीक है। उसी प्रकार से खच्चर नाम सुना होगा आपने, इसे इंग्लिश में बोलते हैं म्यूल। ठीक है। ठीक है, या फिर इन्हें क्या कहते हैं, सैनिक या फिर कार्य भी, यानी वर्क भी बोलते हैं, वर्क भी। ठीक है। और दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं आपको, खच्चर सुना होगा, सबने देखा होगा, म्यूल लिविंग है लेकिन क्या है, नॉन रिप्रोडक्टिव, यानी जनन नहीं करता लेकिन क्या है, संजीव है। तो अब क्या कह सकते हैं कि जनन क्या है, लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है। बोलो, कह सकते हैं क्या लिविंग का डिफाइनिंग फीचर जनन है, बताइए। तो आपका उत्तर होगा सर नहीं। क्यों? क्योंकि सर खच्चर तो क्या लिविंग है, और जो हनी बी है, यानी जो वर्क हनी बी है, वो भी क्या है, लिविंग, लेकिन उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन है, उसे ही क्या कहते हैं, ट्रू रिप्रोडक्शन, यानी सत्य या वास्तविक जनन कहते हैं, या वास्तविक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन को। और जो लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे यानी जो एकोशिक जीव हैं, उनके अंदर क्या होता है, एकोशिक जीव हैं उनके अंदर क्या होता है, बताइए, बोलो, पता है, अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। तो ठीक है, अब हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि जनन क्या है, फीचर ऑफ लिविंग, बट नॉट डिफाइनिंग फीचर, नॉट डिफाइनिंग फीचर, यानी आप लिख लेते हैं से यहाँ पे कि जनन जीवों का लक्षण है, किंतु या परंतु क्या नहीं है, कौन सा लक्षण नहीं है, परिभाषित करने वाला लक्षण नहीं है। ठीक है, आगे होगा समझ में, बात कर लेते हैं इसको। ठीक है, आगे होगा समझ में, आशा है कर लिया होगा नोट डाउन। इसको कर देते हैं ड्रा। थर्ड लेक्चर है, थर्ड टॉपिक है उपापचय। उपापचय, उपापचय के अंदर क्या होता है, उपापचय, उपापचय क्या होता है, तीसरा टॉपिक है उपापचय। उपापचय क्या होता है, जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं या क्रियाएं, अभिक्रियाएं या फिर क्या कहलाती है, जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, उपापचय। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, आपने सुना होगा प्रश्नली, प्रश्नली सुना है, टेस्ट ट्यूब,
ठीक है, मेटाबॉलिज्म जीवों के अंदर ही होता है। इसके लिए उपापचय के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम्स की। किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम। ठीक है, एंजाइम क्या है वो हमने न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, और 11th क्लास की जब अपनी बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री शुरू करेंगे उसके अंदर भी पढ़ेंगे। आया समझ? अब देखिए प्रकनली। अब देखिए अपने प्रकनली के अंदर भी क्या होता है, जैसे कि अपने जब एल्कोहल बनाते हैं तो उसको लिविंग सेल्स के बाहर यानी जीवित कोशिका के बाहर जीवित कोशिका के बाहर भी क्या करा देते हैं? उपापचय। ठीक है, यानी प्रकनली में भी क्या करवा देते हैं? एंजाइम डालकर क्या करवा देते हैं? उपापचय। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो रहा है ना, लिविंग सेल तो नहीं है कोई टेस्ट ट्यूब, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? उपापचय हो रहा है। उपापचय करवाया जाता है, ये पता होगा आपको, करवाया जाता है। जो के बीज होते हैं उसके द्वारा जो अल्कोहल बनती है, पता होगा आपको। ठीक है, आया समझ में? उपापचय क्या है? जीवों में होने वाली रासायनिक क्रिया या अभिक्रिया क्या कहलाती है? उपापचय कहलाती है। उपापचय के लिए किसकी आवश्यकता है? नीड है। किसकी नीड है? एंजाइम की। ठीक है, उसके बाद में प्रकनली है जो टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर क्या करवा सकते हैं? अपने मेटाबॉलिज्म में उपापचय करवा सकते हैं, उसके अंदर उपापचय करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब उपापचय उसके अंदर कैसे होगा वो थोड़ा बताया मैंने कि जब अपने अल्कोहल बनाते हैं, किस रूप से? औद्योगिक रूप से। ठीक है, अगर कोई बच्चा 11th का देख रहा है या 12th का देख रहा है तो उसने तो पढ़ लिया होगा बायोमोलिक्यूल के अंदर। ठीक है, या फिर अल्कोहल के अंदर। आया समझ में कि औद्योगिक रूप से अल्कोहल बनाते हैं तो जीवित कोशिका के बाद उपापचय करवाया जाता है। आया समझ में? ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? नॉन लिविंग के अंदर हो रहा है। ये एक नॉन लिविंग थिंग ही तो है। ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, ये निर्जीव तो है। ठीक है, निर्जीव तो है, और निर्जीव के अंदर क्या करवा रहे हैं? उपापचय करवा रहे हैं। आ गया समझ में? क्लियर? अब देखिए जो लास्ट, तो अपने इसके बारे में यहाँ पे लिख लेते हैं कि उपापचय जीवों का महत्वपूर्ण लक्षण है। ठीक है, परंतु परिभाषित करने वाला लक्षण है। ठीक है, क्या है कि उपापचय क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है, लेकिन क्या नहीं कर सकता कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग, इसको परिभाषित नहीं कर सकता। जैसे देखिए यहाँ पे कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे कर सकता। यहाँ पे लिविंग सेल्स यानी जीवित कोशिका के अंदर हो रहा है ये उपापचय, लेकिन क्या एडवांस है तो प्रकनली के अंदर भी करवा दिया। ह्यूमन बीइंग इज वेरी एडवांस। ओके, अब देखिए जो लास्ट टॉपिक है उस स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। और जो लास्ट टॉपिक है उसका वो है चेतना, उद्दीपन। उद्दीपन जानते हो क्या होता है? उद्दीपन आपने सुना होगा। उद्दीपन क्या होता है? ये सबसे डिफाइनिंग फीचर है लिविंग और नॉन लिविंग का। ये सबसे अच्छा और डिफाइनिंग फीचर है। इसके आधार पे ही हम जो नेक्स्ट में डेफिनेशन लिखेंगे कि लिविंग क्या होता है और नॉन लिविंग क्या होता है। तो अब देखिए उसके बाद में थोड़ा सा फोर्थ नंबर टॉपिक है, क्या है? चेतना या उद्दीपन। उद्दीपन, कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये क्या होता है? वातावरण के प्रति अनुक्रिया को, वातावरण के प्रति अनुक्रिया को
उद्दीपन कहते हैं या कॉन्शियसनेस कहते हैं, यानी जो अपने मान लीजिए अपने कुछ बाहर से हीटिंग वगैरह कोल्डनेस कुछ भी मिला तो उसके प्रति अपने क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे, यानी उसके प्रति अपने क्या करेंगे, अनुक्रिया करेंगे, उसके प्रति अपने क्रिया करेंगे, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उद्दीपन, ठीक है। लेकिन आपने कभी देखा है नॉन लिविंग यानी निर्जीव के अंदर, नॉन लिविंग के अंदर कभी आपने देखा है कि कॉन्शियसनेस हो रहा है, उद्दीपन हो रहा है? कभी देखा है तो बताइए, बताइए कभी देखा है तो? नहीं देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा, ठीक है। अब देखिए पेड़ पौधों के अंदर भी आपने उद्दीपन देखा होगा, अपने तो बता दिया, गर्म वस्तु को छू के देख लेना, पता चल जाएगा उद्दीपन है या नहीं है, ठीक है। वैसे छोड़ा मत, आपने कभी छुआ होगा तो आपको पता होगा, प्रैक्टिकल मत करना, अपने आप हो जाएगा देखिए, ठीक है। अब गर्मी का मौसम है तो वैसे हो जाता है, लाइट चली जाती है तो प्रतिक्रिया अपने आप होती है, ठीक है। अब देखिए प्लांट के अंदर, पादप के अंदर आपने देखा वो पादप को बहुत ज़्यादा हीटिंग मिल रही है, बहुत ज़्यादा सूर्य का प्रकाश है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो क्या मुरझा जाता है। और देखिए अगर उसको बहुत ज़्यादा पानी मिल गया तो वो मुरझा जाता है, ठीक है। अगर पानी नहीं मिला तो वो मुरझा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, उसकी अनुक्रिया है। जैसे ही मैंने आपको बताया था, आपको नहीं बताया कि जो आँख सुना, आँख के अंदर जो उसको थोड़ा कट करते हैं तो उसके अंदर वाइट कलर का जो लिक्विड निकलता है, लेटेक्स निकलता है, वो भी क्या है, उसकी क्या है, एक अणु या प्रतिक्रिया है। अगर देखिए, ठीक है, क्या है, वो अपने आप को सेव करने वो क्या करता है कि हाँ किसी ने छुआ है, किसी ने कट किया है तो उसके अंदर क्या निकलता है, लेटेक्स निकलता है, ठीक है। तो उद्दीपन, तो अब अपने इसकी एक लिविंग की डेफिनेशन लिखते हैं कि लिविंग क्या है, ये समझ में आया होगा। तो अब देखिए लिविंग की जो डेफिनेशन लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि संजीव क्या है, संजीव क्या लिखेंगे, वे जीव जो बाहरी वातावरण के प्रति अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं, अनुक्रिया उत्पन्न करते क्या कहलाते हैं, संजीव कहलाते हैं। संजीव के एग्जाम्पल आपको पता है, हाथी, घोड़ा, ठीक है, मनुष्य है, ये सब क्या है, लिविंग है। नॉन लिविंग का पता है, आपके पे चारपाई, टेबल, ये मार्कर, ये सब क्या है, नॉन लिविंग। इनका कोई बाहरी वातावरण के प्रति कोई अनुक्रिया नहीं है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब अपने स्टार्ट करते हैं 6th लेसन, बायो प्रोसेस, जैव प्रक्रम। ये सब समझ में आया, थोड़ा एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। वृद्धि क्या है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लेकिन फीचर और क्या है, जीवों का लक्षण है, लेकिन कौन सा लक्षण नहीं है, परिभाषित नहीं कर सकता। ये भी जीवों का लक्षण है लेकिन जीवों को परिभाषित नहीं कर सकता। ये परिभाषित कैसे नहीं करता, क्योंकि लिविंग नॉन लिविंग थिंग है, जो निर्जीव है, उनके अंदर भी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, और किसके कारण हो रही है, डिपोजिशन यानी जमाव के कारण हो रही है। दूसरा जो है जनन, जनन, ठीक है, अपने इसकी तो परिभाषा ही क्या है, जीवों या जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रक्रम को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए जो वर्क भी है, यानी जो सैनिक होता है या जो श्रमिक होता है, किसके अंदर, मधुमक्खी के अंदर, बी यानी मधुमक्खी, उसके अंदर वो क्या नहीं करता, वो रिप्रोड्यूस नहीं करता, वो जनन नहीं करता, ठीक है, वो जनन नहीं करता, तो लेकिन वो क्या है, लिविंग है। उसी प्रकार जो म्यूल है, म्यूल, इसको थोड़ा ऑफ कर देते हैं, एक बार समरी दे देते हैं इसकी, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, उसके बाद में कभी जरूरत ही नहीं पड़े। साइंस को जितना पढ़ो उतना ही ज़्यादा समझ में, ठीक है। ये समझ आया, ग्रोथ किसके अंदर हो रही है, लिविंग के अंदर तो है ही, लेकिन नॉन लिविंग के अंदर भी है। लिविंग के अंदर किसके द्वारा होती है, कोशिका विभाजन,
और जो निर्जीव है उसके अंदर किसके कारण होती है? जमाव, जनन है। देखिए लेकिन देखिए जैसे वर्ग भी है, श्रमिक है, जो श्रमिक, और दूसरा क्या है? खच्चर या म्यूल, इसे लिखते हैं म्यूल, इसे लिखते हैं वर्ग, वर्ग बी। ये क्या है? दोनों क्या है? लिविंग है, लेकिन क्या नहीं करते? जनन नहीं करते। आया होगा समझे? अब देखिए तीसरा टॉपिक उपापचय। देखिए उपापचय की भाषा क्या है? जीवों के अंदर होने वाली रासायनिक क्रिया क्या कहलाती है? उपापचय कहलाती है। ये तो ठीक है, लेकिन क्या किया? प्रख नली के अंदर, टेस्ट ट्यूब के प्रख नली के अंदर भी क्या करवा रहे हैं? उपापचय करवा रहे हैं। कहाँ करवा रहे हैं ये आपको पता है, हमने भी बताया आपको। उपापचय, उपापचय करवा रहे हैं, ठीक है। अब जो लास्ट है उद्दीपन। उद्दीपन क्या है? सिर्फ जो बाहरी वातावरण के प्रति अनुक्रिया है वो क्या कहलाती है? उद्दीपन कहलाती है। और जो उद्दीपन है वो सिर्फ किसके प्रति उत्पन्न होता है? जो कौन उत्पन्न करते हैं? संजीव यानी लिविंग थिंग ही उद्दीपन उत्पन्न करती है। देखिए सभी क्या करते हैं? उद्दीपन उत्पन्न करते हैं। अमीबा भी करता है, पैरामीशियम भी करता है। अमीबा के अंदर जब अपने लैंगिक जनन पढ़ेंगे तो ठीक है, उसके अंदर क्या पढ़ेंगे कि जो अमीबा है वो क्या करता है? अपने स्पोर या बीजाणु या जो बना लेता है और उनको क्या करता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में तो उनको अपने अंदर रखता है, और अनुकूल परिस्थितियों के अंदर क्या करता है? उन्हें बाहर त्याग देता है और क्या कर देते हैं? वो नए जीव बन जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के क्या जो नए जीव हैं, जो मतलब नए जीव का मतलब जो यंग जैसे ह्यूमन है, वो भी क्या उसका तो उसके बारे में आपको पता ही है, ठीक है। तो जो संजीव है वही क्या करेंगे? उद्दीपन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। आ गया। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप उसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति कोमा में है, कोमा में, तो वो लिविंग है या नॉन लिविंग? जरूर आंसर दीजिएगा इस बात का, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर कि ये जो व्यक्ति किसके अंदर है? कोमा के अंदर है, वो लिविंग है या नॉन लिविंग? दिख रहा होगा लिविंग है या नॉन लिविंग, जो किसके अंदर है? कोमा के अंदर है। अब देखिए अपने स्टार्ट करते हैं 6th चैप्टर किसका? एनसीईआरटी का 10th साइंस से। ठीक है, तो आज नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो गया, 50 मिनट्स का हो गया। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको उस डाउट का हल मिलेगा, ठीक है। और अगर नेक्स्ट लेक्चर से अपने बता देते हैं जैव बायो प्रोसेस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर से। बायो प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम के अंदर अपने पढ़ेंगे उत्सर्जन, श्वसन, पोषण, और इतना ही पढ़ेंगे। पोषण, श्वसन और उत्सर्जन, और सर्कुलेशन यानी परिसंचरण, ये 4 पढ़ेंगे अपने। तो देखिए उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमारा लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, हमारा लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने इस प्यारे से चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ आपको जो आज करवाया वो आपको समझ में आया, और आपकी इंग्लिश और मैथ की क्लासेस भी रेगुलरली चल रही है। तो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।